तो हमें पढ़ना है स्टेट। स्टेट हमारे कौन से पार्ट में आता है? पार्ट नंबर 6 में। पार्ट नंबर 6 में आर्टिकल कहां से कहां तक आते हैं? 152 से लेके आपका 237 तक। 152 से लेके 237 तक आता है। अच्छा, इसमें क्या क्या दिया हुआ है? सबसे पहले देखो, जो पार्ट होता है उसके चैप्टर्स होते हैं, तो बहुत सारे चैप्टर्स इसमें डिवाइडेड है। चैप्टर 1 में सिर्फ एक ही आर्टिकल दिया है, दैट इज आर्टिकल 152। और जो चैप्टर 1 में आर्टिकल 152 दिया हुआ है, इसमें क्या है? आपकी डेफिनेशन ऑफ स्टेट। राज्य की परिभाषा यानी डेफिनेशन ऑफ स्टेट दी हुई है। इसमें 2019 तक आपका इंक्लूडेड नहीं था जम्मू एंड कश्मीर, बट 2019 के बाद J&K भी स्टेट में आता है, राज्य में आता है। बस इतना ही बोला गया है इसमें, और कुछ इसमें एक्सप्लेन नहीं किया गया है। चैप्टर 2 में इसके में क्या दिया हुआ है? चैप्टर 2 में दिया हुआ है एग्जीक्यूटिव, और एग्जीक्यूटिव आपका शुरू होता है 153 से। 153 से 167 तक आपका चैप्टर 2 दिया हुआ है, और ये है एग्जीक्यूटिव स्टेट। कंप्लीट एग्जीक्यूटिव दिया हुआ है इसमें। फिर चैप्टर नंबर 3 में क्या दिया हुआ है? लेजिस्लेचर। कहां से? 168 से लेके और 212 तक लेजिस्लेचर दिया हुआ है स्टेट का। इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 की अगर हम बात करेंगे तो इसमें दिया हुआ है आर्टिकल नंबर 213। 213 क्या है? ऑर्डिनेंस इशूइंग पावर ऑफ गवर्नर। ऑर्डिनेंस इशूइंग पावर ऑफ गवर्नर। वहीं पे अगर हम बात करेंगे, फिर चैप्टर नंबर 5 दिया हुआ है। चैप्टर नंबर 5 में आपका आर्टिकल 214 से 232 तक क्या दिया हुआ है? हाई कोर्ट्स। और चैप्टर नंबर 6 में दिया हुआ है आर्टिकल 233 से 237 तक सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ये है पूरा पार्ट नंबर 6। अब इसको तो हमें पढ़ना नहीं है, इसमें तो कुछ है नहीं ऐसा खास। चैप्टर नंबर 2 में अगर हम बात करेंगे तो चैप्टर नंबर 2 आपका स्टार्ट होता है किससे? गवर्नर से, है ना। और गवर्नर की अगर हम बात करेंगे तो गवर्नर आपका आ जाता है आर्टिकल नंबर 153 से लेकर कहां तक है? 161 तक। यहां तक गवर्नर है। फिर आपका आ जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टेट का, जो कि हेडेड बाई सीएम, चीफ मिनिस्टर। ये बात करेंगे तो ये आर्टिकल 163 से लेके आपका 167 तक। ये दो चीजें हमें इसमें पढ़नी है। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है चैप्टर 3 में लेजिस्लेचर में? तो लेजिस्लेचर में हमें लेजिस्लेटिव या स्टेट लेजिस्लेचर की पहले तो डेफिनेशन पढ़नी है। स्टेट लेजिस्लेचर होता क्या है ना। ये डिफाइन किया गया है 168 आर्टिकल में। इसके बाद हमें पढ़ना है लेजिस्लेटिव
काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, और ये 169 से लेके आपका ये रहता है 172 तक। 171 तक या 2 तक कर सकते हो। 171 में वैसे ड्यूरेशन है लेजिस्लेचर्स का, ठीक है। फिर 173 से मेंबर्स शुरू हो जाते हैं इसके, यानी एमएलएज और एमएलसीज के बारे में। एमएलएज और एमएलसीज के बारे में 173 से लेके 177 तक हम देखते हैं आर्टिकल्स। इसमें और भी लोग इंक्लूडेड रहते हैं 177, ठीक है। फिर थोड़ा सा अगर इसे और एक्सटेंड करेंगे इधर, तो इसमें आ जाएंगे आपके स्पीकर एंड चेयरमैन प्लस डिप्टी स्पीकर एंड वाइस चेयरमैन। तो इसको लिख देते हैं हम स्पीकर, चेयरमैन, डिप्टी स्पीकर, वाइस चेयरमैन। ये आपके 178 से लेके आपको देखने को मिल जाएंगे 187 ही मार्क कर लो, है ना, क्योंकि 187 आपका किसका हो जाता है, सेक्रेटरिएट हो जाता है, सचिवालय का हो जाता है। 187 इज फॉर सेक्रेटरिएट, ठीक है। 187, फिर 188 के आगे आपका वही सब प्रोसीजर आ जाता है, तो वो हम डिफाइन करते ही रहेंगे बीच बीच में। तो बाकी चलते हैं, जरा देखते हैं गवर्नर की तरफ चलते हैं। आज गवर्नर को कंप्लीट करते हैं। गवर्नर की अगर हम बात करेंगे तो गवर्नर आपका आर्टिकल नंबर 153 से शुरू होकर कहां खत्म हो जाता है, 161। तो सबसे पहले गवर्नर के बारे में 153 में क्या कहा गया है, तो पहले तो मैं आर्टिकल आपको लिख देता हूँ, उसके बाद हम लोग गवर्नर के बारे में बात कर लेते हैं। 153 में कहा गया है कि आपका स्टेट में एक गवर्नर होगा, लेकिन 7th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 से क्या व्यवस्था कर दी गई है, ये कर दी गई है, वन गवर्नर कैन बी गवर्नर ऑफ more than one state, यानी एक ही गवर्नर एक से ज्यादा राज्य का भी गवर्नर बन सकता है। ये आर्टिकल 153 में ये व्यवस्था हमने कर रखी है। आगे 154 आर्टिकल अगर हम बात करेंगे तो गवर्नर इज एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट। गवर्नर इज एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट। गवर्नर इज एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट, ठीक है। स्टेट का एग्जीक्यूटिव हेड गवर्नर होगा, यानी स्टेट का कोई भी काम होगा किसके नाम पे होगा, गवर्नर के नाम पे होगा। ठीक है। 155 में दिया हुआ है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर।
अगर हम गवर्नर की बात करेंगे तो गवर्नर का अपॉइंटमेंट करता कौन? ये करता है आपका कौन? प्रेसिडेंट उसी व्यक्ति को गवर्नर अपॉइंट करता है जिसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलता है। कहाँ का? यूनियन का। यूनियन का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलेगा, उसे ही प्रेसिडेंट आपका गवर्नर बनाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या गवर्नर आपका जो है अंडर यूनियन आपका एक वो है सीट अंडर यूनियन है क्या? तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को क्लियर कर दिया, इट इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी। और ये था हरगोविंद पंत बनाम रघुकुल तिलक। हरगोविंद पंत वर्सेस रघुकुल तिलक में सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया, गवर्नर इज इंडिपेंडेंट। गवर्नर एक आपका इंडिपेंडेंट पोस्ट है जो कि आपकी इसके प्रेसिडेंट या यूनियन के अंदर नहीं आती है। ठीक है, तो याद रखेंगे। लेकिन इसका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करता है और उसको जो है सीओएम से रिकमेंडेशन दी जाती है। आगे चलते हैं, जरा आर्टिकल 156 की बात कर लेते हैं। 156 की अगर हम बात करेंगे तो 156 में क्या बोला गया है? बोला गया है क्वालिफिकेशंस ऑफ गवर्नर। तो याद एक बात आपको रखनी है, क्वालिफिकेशंस क्या है ऑफ गवर्नर। तो आपको यहाँ पे बात ये याद रखनी है कि गवर्नर की सिर्फ 2 ही क्वालिफिकेशन है, उससे ज्यादा कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, ओनली 2। सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक हो, और उसकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 35 ईयर्स। मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 35 ईयर्स। 35 वर्ष मिनिमम आयु होनी चाहिए। ठीक है, तो वो भारत का किसी भी राज्य का मतलब गवर्नर बनाया जा सकता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई गई होगी, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक और बात याद रखना कि गवर्नर अपनी पोस्ट को तब तक नहीं छोड़ता है जब तक जो है वो आपका नया गवर्नर नहीं आ जाए। वैसे तो ये ऐसा प्रोविजन लिखा नहीं है, बट ये एक कन्वेंशन ही है। ठीक है, लेकिन एक बात और यहाँ पे याद रखनी है, इन क्वालिफिकेशंस के साथ साथ प्लस पॉइंट, एक पॉइंट हमें याद ये रखना है कि ये किसी भी लाभ के पद पे यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे नहीं होना चाहिए, वो एक डिस्क्वालिफिकेशन में आ जाएगा। नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए गवर्नर के पास। ठीक है, तो अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट और थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, जो कि आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है सरकारिया कमीशन। सरकारिया कमीशन ने सरकार को एक रिकमेंडेशन दी थी, उस व्यक्ति को उस स्टेट का गवर्नर बनाया जाना चाहिए जो उस स्टेट से बाहर हो और जिसका राजनीति से कोई जुड़ाव ना हो, है ना। यानी नो पॉलिटिकल रिलेशन, पॉलिटी में कोई रिलेशन भी ना हो उसका। और दूसरा यहाँ पे शुड बी नॉट residents of that state, should not have, ऐसे लिखो ना, should not have residence of that state, should not have residence of that state, उस राज्य का नहीं होना चाहिए और साथ में उसका कोई भी राजनीतिक जुड़ाव नहीं होना चाहिए। उस व्यक्ति को
भारत का उस राज्य का राज्यपाल बनाया जाए, ये सरकारिया कमीशन ने बोला था। तो ये भी थोड़ा सा पॉइंट आप याद रखें। 157 में दी हुई है आपकी क्वालिफिकेशंस। अच्छा, क्वालिफिकेशन सर तो वो पॉइंट माना गया था कि बस नहीं माना गया, रिकमेंडेशन दिया नहीं था? माना गया, नहीं माना गया ऐसे पॉइंट को, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्वालिफिकेशंस का जो आर्टिकल होगा ना, वो होगा 157। गलत कर दिया यार, इसको जरा सही करते हैं। ये है 157, हम लोग टर्म मिस कर गए बीच में ना। 156 है टर्म, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर। गवर्नर की ऑफिस का टर्म कितना होगा? तो ये आपका अप टू द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट काम करता है। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, अप टू द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट काम करता है। दूसरा पॉइंट कि जनरली इसका टर्म कितना होता है? 5 years। should assumes office until his or her successor comes upon। ये था 156, जो कि हमने 157 लिख दिया था, उल्टा हो गया था ना। तो टर्म ऑफ ऑफिस कितना होगा? 5 साल होगा, लेकिन ये राष्ट्रपति के जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा तब तक अप टू द प्लेजर काम करेगा। साथ में वह, अच्छा, टर्म में ही एक बात और याद रखना, क्या रिजाइन कर सकता है? तो रिजाइन कर सकता है, और रेजिग्नेशन लेटर किसको देगा? ये याद रखेंगे, ये देगा प्रेसिडेंट को। ये तो सिंपल सी बात है। और एक बात यहाँ पे भी याद रखेंगे अपॉइंटमेंट में, कि अपॉइंटमेंट अंडर सील एंड साइन ऑफ प्रेसिडेंट होगा। अपॉइंटमेंट अंडर सील एंड साइन ऑफ प्रेसिडेंट होगा। प्रेसिडेंट ही अपॉइंटमेंट कर सकता है, किसी और को इसका अपॉइंटमेंट दे नहीं सकता किसी और के हाथों में, ठीक है। 158, 157 पहले ही कर लिया हम लोगों ने, है ना, क्वालिफिकेशंस। 157, 155 अपॉइंटमेंट था, 156 टर्म था, 157 क्वालिफिकेशन है, 158 आपका कंडीशंस फॉर गवर्नर्स ऑफिस। हाँ, तो कंडीशंस क्या क्या है? कंडीशंस पहली तो ये है कि इसको सैलरी मिलेगी, सैलरी एंड इमोल्यूमेंट्स। ये तय कौन करता है, डिसाइड कौन करता है कितनी सैलरी मिलेगी? तो ये करता है पार्लियामेंट। और इंडिया में सभी गवर्नर्स की सैलरी इक्वल होगी, क्योंकि पार्लियामेंट डिसाइड करता है सैलरी, ठीक है। पार्लियामेंट ने एक्ट पास कर रखा है इसकी सैलरी के लिए। तो अभी फिलहाल में इसकी सैलरी जो है आपकी, गवर्नर्स सैलरी इमोल्यूमेंट्स एंड प्रिविलेजेस एक्ट। ये बनाया था आपका 1956 में ही बना था, लेकिन अभी हाल फिलहाल 2008 में अमेंडमेंट हो गया है इसमें। 2008 के अकॉर्डिंग जो सैलरी है वो हो गई है अब गवर्नर्स की 3.5 लाख। मिलेगी कहाँ से? तो
कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से सैलरी मिलेगी। एक बात याद रखना है और आपको, अगर एक ही गवर्नर दो स्टेट का गवर्नर हो जाए तो सैलरी कितनी मिलेगी? इन रेशियो as divided by president, in ratio as divided by president, प्रेसिडेंट के द्वारा जो रेशियो डिवाइड किया जाएगा उस रेशियो में जो है सैलरी मिलेगी। ठीक है, तो ये है गवर्नर की कंडीशन सैलरी में। पहले तो सैलरी उसको जो है मिलेगी, साथ में गवर्नर्स की जो कंडीशंस में दूसरा है नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे नहीं होना चाहिए। और तीसरा, अगर आपका ये कोई भी अदर पोस्ट पे है लाइक एमपी, एमएलए, एमएलसी, तो उसको वहां से सीट अपनी क्या करनी पड़ेगी? वैकेट करनी पड़ेगी। तो ये कंडीशंस हैं गवर्नर की ऑफिस में। ठीक है, ध्यान रखना है ये कंडीशंस आपको। ये आर्टिकल था 158। फिर आ जाते हैं 159 पे। 159 की अगर हम बात करेंगे तो इसमें दी हुई है क्या? ओथ किसके सामने दी हुई है? मतलब आई मीन ओथ किसके सामने लेगा ये? प्रेसिडेंट। नहीं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने वोट देगा, ध्यान रखेंगे ये बात है ना। अच्छा, अगर दो स्टेट का बन गया तो क्या होगा इस कंडीशन में? दो स्टेट का अगर एक ही बन गया तो क्या होगा? तो डिफरेंट स्टेट में ले लेगा जाके। जहां जहां का बनेगा वहां वहां का लेगा जाके। फिर दो बार लेगा क्या वो? हाँ, फिर दोनों स्टेट की अलग अलग वोट लेगा। ठीक है, अब 160 देख लो। 160 में है डिस्चार्जेस functions as discharges functions as governor in certain conditions. देखो, कोई व्यक्ति अगर गवर्नर मान लो नहीं रहता है, 5 साल पूरा हो जाता है उसका, है ना, अगर उसका 5 साल पूरा हो जाता है, ठीक है, फिर वहां पे व्यवस्था ऐसी है कि वहां पे अभी कोई गवर्नर आ भी नहीं पाएगा। ठीक है, अगर गवर्नर कोई आ भी नहीं पाएगा, अपॉइंट भी नहीं हो पाएगा, तो पिछला ही गवर्नर कुछ और फंक्शंस जो है, या ऐसे हम बोल सकते हैं कोई भी अगर ऐसी आपदा, डिजास्टर या कंटिजेंसी आती है जिसमें किसी स्टेट का गवर्नर नहीं है, या कोई भी ऐसी कंडीशन आ गई कि सीट कहीं खाली है, कहीं का भी गवर्नर का फंक्शन अगर कराना है यूनियन को किसी भी व्यक्ति से, तो कोई भी गवर्नर इस बात के लिए मना नहीं करेगा कि हम नहीं बनेंगे, वहां का हम नहीं देखेंगे काम। ठीक है, तो उसको देखना पड़ेगा। ठीक है, ये आर्टिकल 160 व्यवस्था देता है यूनियन को, जिससे जो है आपका वो ना हो, हर्डल क्रिएट ना हो व्यवस्थाओं में। ठीक है, ये है आर्टिकल 160 तक। इसके बाद आ जाती है पावर्स ऑफ गवर्नर की बात। पावर्स ऑफ गवर्नर,
पावर्स ऑफ गवर्नर में सबसे पहली पावर हम देख लेते हैं 161 में दी हुई पावर। 161 में क्या पावर दी हुई है? तो 161 में पावर दी हुई है कि यहां पे पार्डन कर सकता है, पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर। पार्डन किस किस में कर सकता है, मतलब क्या क्या पावर है पार्डन में? तो पांचों पावर हैं जो प्रेसिडेंट के पास नहीं। एक तो पार्डन कर सकता है, दूसरा आपका जो है कम्यूट कर सकता है, कम्यूटेशन, कम्यूटेशन, तीसरा आपका रेमिशन, चौथा आपका क्या था, रिप्रीव, पांचवा आपका क्या था, रेस्पाइट। ये पांचों तरह के पार्डन दे सकता है, लेकिन क्या नहीं कर सकता? तो अच्छा, ये किस पे पार्डन करेगा? तो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे पार्डन करेगा, प्लस कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट पे अगर पार्डन करेगा तो प्रेसिडेंट से पूछेगा भी। कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे भी पार्डन कर देगा, ठीक है। दोनों लिस्ट के, यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट पे नहीं कर सकता। अच्छा, ये कहाँ नहीं कर सकता ये भी मैं लिख देता हूँ, कहाँ नहीं कर सकता। एक तो यूनियन लिस्ट पे पार्डन नहीं कर सकता, एक मार्शल कोर्ट्स यानी मिलिट्री कोर्ट्स द्वारा दिए गए तो पार्डन नहीं कर सकता, और साथ में ये जो है आपके कैपिटल पनिशमेंट को भी पार्डन नहीं कर सकता। इतना इसके हाथ में ये शक्ति नहीं होती, ये पावर इसके हाथ में नहीं होती, तो ये इतने में पार्डन नहीं हो सकता। लेकिन राष्ट्रपति की बात करेंगे तो राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट तो पार्डन कर सकता है, ठीक। तो ये थी पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर, आर्टिकल 161। इसके अलावा गवर्नर की और पावर्स देख लेते हैं हम लोग। एग्जीक्यूटिव पावर्स की बात कर लेते हैं, थोड़ी सी एग्जीक्यूटिव पावर्स की चर्चा कर लेते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर में पहली एग्जीक्यूटिव पावर बताई दी है हमने, हर स्टेट गवर्नमेंट का हर काम गवर्नर के नाम पे होगा। दूसरी एग्जीक्यूटिव पावर आपको क्या याद रखनी है कि ये अंडर आर्टिकल 164 क्या करता है, कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ साथ सीएम यानी चीफ मिनिस्टर को फॉर्म करता, चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी एक एग्जीक्यूटिव को फॉर्म करता है, और इस एग्जीक्यूटिव का हेड खुद होता है, ठीक है। ये वैसी ही व्यवस्था है जैसी आर्टिकल 74 में दी गई है, किसको? प्रेसिडेंट को। जो प्रेसिडेंट को 74 में बोला गया है वही बोला गया है गवर्नर को आर्टिकल 164 में। अब देखो यहाँ पे पूरा अगर देखोगे, देखो 100 का 100 का तो डिफरेंस है ही, लेकिन यहाँ पे 74 पे है, यहाँ 164 पे है। तो 74 पे और 164 पे है, इसके लिए आप थोड़ा सा आइडिया लगाओगे तो आर्टिकल रिलेट कर पाओगे। देखो वहां पे प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट था, है ना। प्रेसिडेंट शुरू हो रहा था 52 से, यहाँ भी गवर्नर शुरू हो रहा है 151 से, 100 के 153 से, सॉरी, ठीक है, गवर्नर शुरू हो रहा है 153 से शुरू हो रहा है गवर्नर। लेकिन अगर स्टेट यूनियन में देखेंगे तो वहां पे एक वाइस प्रेसिडेंट नाम का पोस्ट था, ठीक है। तो वो 10 आर्टिकल्स वहां कंज्यूम हो गए यूनियन में, है ना। लेकिन स्टेट में देखेंगे आप तो वाइस गवर्नर जैसा कोई पोस्ट है ही नहीं स्टेट में, तो यहाँ पे 10 आर्टिकल कंज्यूम नहीं होंगे, इसलिए ये 164 पे ही रुक गया, ये 74 पे पहुंच गया, ठीक है। यानी यहाँ पे जो 164 में दिया है क्या,
कि जो 74 में बोला गया है, प्रेसिडेंट अपने लिए एक जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाएगा जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर होगा। 164 में सेम बोला गया है, गवर्नर अपनी एड एंड एडवाइस के लिए, टू एड टू एड एंड एडवाइस के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाएगा जिसको हेड करेगा चीफ मिनिस्टर, और जो है ये इसके एडवाइस को मानेगा, शुड एक्ट। यहाँ पे गवर्नर को एक्ट करना ही पड़ेगा उसकी एड एंड एडवाइस में। पहले तो ये हो गई, सेम है बिल्कुल, कोई डिफरेंस ऐसा देखने को नहीं मिलता है यहाँ पे, ठीक है। बाकी यहाँ 167 की अगर हम बात करेंगे तो 167 में क्या दिया हुआ है? 167 में दिया हुआ है अगर गवर्नर चाहेगा तो कोई भी इंफॉर्मेशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मांग सकता है, और देगा कौन? मीडिएटर कौन होगा? चीफ मिनिस्टर। जो वहां पे 78 करता था आर्टिकल प्रेसिडेंट के लिए, वही यहाँ पे कर रहा है। थोड़ा सा डिफरेंस देखोगे आप एक दो आर्टिकल का ऊपर नीचे, बाकी लगभग आपको एक जैसा मिलेगी, व्यवस्था एक जैसी मिलेगी, है ना, ठीक। एग्जीक्यूटिव एक्शन में आपने एक और पढ़ ली है चीज, 356 आर्टिकल के थ्रू प्रेसिडेंट्स रूल को रिकमेंड करता है स्टेटमेंट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो 163 में है शायद। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स 163 163 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, 164 में है ना। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, समझ गया। ये जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया ये 163 है, करेक्ट करेक्ट। 164 आपका क्या है? जो यहाँ 75 है वो 164 यहाँ पे है। 164 में क्या दिया हुआ है? पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिफाइन किया हुआ है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की वो क्या होगी, क्वालिफिकेशंस क्या होगी, सैलरी क्या होगी, ये सब कुछ डिफाइन किया हुआ है आर्टिकल 164 में। और ये यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, इसमें 175 में, ठीक है। हाँ करेक्ट, ये जो बात लिखी है हमने ये सही है। 163 में ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसको हेड करेगा सीएम, उसको बनाएगा कौन? प्रेसिडेंट। जो एड एंड एडवाइस करेगा, सॉरी, उसको बनाएगा गवर्नर, जो एड एंड एडवाइस करेगा गवर्नर, और उसी की एडवाइस पे गवर्नर काम करेगा। 164 में सारा का सारा डिफाइंड है, करेक्ट करो। हाँ थैंक यू बताने के लिए। 356 में प्रेसिडेंट्स रूल जो है रिकमेंडेशन देगा। प्रेसिडेंट्स रूल को लगाने की रिकमेंडेशन देगा 356 में, ठीक है। इसके बाद और क्या होगी इसकी कोई और? है ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल का और लिख देते हैं पॉइंट। लेजिस्लेटिव काउंसिल में 1/6 मेंबर्स को अपॉइंट करेगा, नॉमिनेट करेगा, नॉमिनेट करेगा, नॉमिनेट करेगा, ठीक है। ये करता है आर्टिकल 171 के थ्रू। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में। साथ में आपने एक और व्यक्ति सुना होगा जिसका नाम होता है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। स्टेट के एडवोकेट जनरल को अपॉइंट करेगा। बाकी सारी ही यूनिवर्सिटी की, जो भी उस स्टेट में यूनिवर्सिटीज होती हैं, उसके वाइस चांसलर्स को अपॉइंट करता है। आपने सुने होंगे यूनिवर्सिटी में बीसी होते हैं, वाइस चांसलर्स, वाइस चांसलर्स बीसी, है ना।
और किसको अपॉइंट करेगा? स्टेट इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करेगा, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करेगा। ठीक है, स्टेट पीएससी के चेयरमैन एंड मेंबर्स को अपॉइंट करेगा। अच्छा, हर यूनिवर्सिटी का चांसलर जो होता है वो गवर्नर खुद होता है, इसलिए यूनिवर्सिटीज में 22 चांसलर अपॉइंट होते हैं, चांसलर नहीं होते, याद रखना। यूनिवर्सिटीज में 22 चांसलर होते हैं, चांसलर नहीं होते हैं, क्योंकि चांसलर खुद गवर्नर होता है। अपॉइंटमेंट करेगा इनकी सबकी वो। ठीक है, साथ में एक पावर और लिख देते हैं, 6th जजेस ऑफ हाई कोर्ट के अपॉइंटमेंट में सजेशंस देगा प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट को सजेस्ट करता है जजेस ऑफ हाई कोर्ट के अपॉइंटमेंट को। ठीक है, तो ये हो गई इसकी क्या, कौन सी पावर्स? एग्जीक्यूटिव पावर्स। अब बात कर लेते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स। लेजिस्लेटिव पावर में सबसे बड़ी पावर है ऑर्डिनेंस इशूइंग पावर। ऑर्डिनेंस इशूइंग पावर ऑफ गवर्नर कौन से आर्टिकल में दी गई है? 213। फिर प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस इशूइंग पावर कौन से आर्टिकल में दी गई है? 123। हाँ, 123, करेक्ट। 123। ठीक है, अब ये ऑर्डिनेंस इशू कब करेगा? जब लेजिस्लेटिव असेंबली हाउस ना हो। लेजिस्लेटिव असेंबली, जब लेजिस्लेटिव असेंबली प्रोरॉग हो गई हो, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली वैकेशन पे हो, तो ये क्या इशू कर देता है? आपका ऑर्डिनेंस इशू कर देता है, जिसमें यूनिकैमरलिज्म, यूनिकैमरल स्टेट लेजिस्लेचर की बात कर रहे हैं। यूनिकैमरल का मतलब होता है जिसमें एक ही हाउस होता है। ठीक है, और जिसमें बाई कैमरल होता है उसमें एक हाउस कोई भी, लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल, एक नहीं है या दोनों नहीं है तो हो जाएगा बाई कैमरल स्टेट लेजिस्लेचर। बाई कैमरल स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, चलो अब ये इशू किस लिस्ट पे कर सकता है? ऑर्डिनेंस स्टेट लिस्ट प्लस कंकरेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट प्लस कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे ही इशू कर सकता है। साथ में याद रखना, प्रेसिडेंट जो इशू करता है वो करता है कंकरेंट और यूनियन लिस्ट पे, स्टेट पे नहीं करता है। लेकिन एक बात याद रखनी है, प्रेसिडेंट जो ऑर्डिनेंस इशू करता है वो कभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इशू नहीं कर सकता ऑर्डिनेंस के थ्रू, ये बात याद रखनी है आपको। ठीक है, इतनी बात समझ ही गए होगे। और अगर ऑर्डिनेंस इशू कर रहा है गवर्नर और उस ऑर्डिनेंस के रिस्पेक्ट में प्रेसिडेंट से राय मांगना अगर जरूरी है, सजेशन लेना जरूरी है,
तो प्रेसिडेंट की असेंट के लिए या प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के लिए उस ऑर्डिनेंस को जो है क्या कर देगा गवर्नर, उस ऑर्डिनेंस को जो है रिजर्व कर देगा। ठीक है, ऐसा ऑर्डिनेंस जिसमें प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन जरूरी होती है, ऐसे ऑर्डिनेंस को या ऐसा बिल जिस सब्जेक्ट पे प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन जरूरी है, उस ऑर्डिनेंस को भी जो है गवर्नर प्रेसिडेंट के लिए क्या कर देता है, जो है आपका रिजर्व कर देता है। यानी कोई भी ऐसा बिल होगा जिसपे प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन जरूरी होगी, ठीक है, तो उस बिल को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करना जरूरी होगा। ऐसे ही उस ऑर्डिनेंस को भी रिजर्व करना जरूरी होगा। ठीक है, अगर उस सब्जेक्ट से ऐसा बिल कोई आता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई गई होगी, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। बताओ भाई, अब जो ऑर्डिनेंस इशू करेगा इसमें वही व्यवस्था लगेगी जो पहले लगती थी, 6 वीक्स की और प्लस 6 मंथ्स, 6 वीक प्लस 6 मंथ्स लगती है, वही प्रोसेस लगता है जो सेम वहां पे लगता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर ही हो गई होगी। अब लेजिस्लेटिव पावर में एक पावर और इसकी इंपॉर्टेंट है जो आर्टिकल 200 में दी है। क्या दी है 200 आर्टिकल में? 200 आर्टिकल में और 201 में असेंट ऑन बिल्स। टू 200 में दी हुई है असेंट ऑन बिल्स बाई गवर्नर। गवर्नर जो है आपका बिल पे असेंट देता है, तो बिल पे गवर्नर असेंट भी दे सकता है, साथ में वीटो का यूज भी कर सकता है। कौन कौन सी? एब्सोल्यूट, पॉकेट और सस्पेंसिव। अब अगर हम देखेंगे तो कौन कौन से बिल्स इंट्रोड्यूस हो सकते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में। बिल्स के टाइप 4 होते हैं। एक तो होता है मनी बिल, ऐसा बिल जो मनी से रिलेटेड हो, मनी बिल, या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से पैसा निकालने से रिलेटेड हो, उसे हम मनी बिल कहेंगे। ठीक है, एक होता है फाइनेंस बिल, एक होता है आपका थर्ड होता है ऑर्डिनरी बिल, एक होता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल स्टेट लेजिस्लेचर में आ नहीं सकता, तो स्टेट लेजिस्लेचर में 3 टाइप के बिल्स होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मनी बिल की अगर हम बात करेंगे तो मनी बिल पे गवर्नर is bound to give assent, bound to give assent। गवर्नर जो है आपका बाउंड होता है असेंट देने के लिए इस पे। ठीक है, और इसमें सस्पेंसिव वीटो तो यूज कर नहीं सकता, साथ में कोई वीटो यूज नहीं कर सकता मनी बिल पे, है ना। और इसकी ऑन प्रायर रिकमेंडेशन, ये बिल गवर्नर की प्रायर रिकमेंडेशन से ही स्टेट लेजिस्लेचर में लाया जाएगा, ये भी याद रखना है। बाकी कोई भी बिल को सस्पेंसिव वीटो, पॉकेट वीटो, एब्सोल्यूट वीटो लगा सकता है जो आपका गवर्नर है वो। ठीक है, ये याद रखना है। ये आर्टिकल 200 में आपका दिया हुआ है। ये तो होता है आर्टिकल 200। ठीक है, 200 के बाद आता है आपका 201। 201 में क्या दिया हुआ है? गवर्नर रिजर्व एन बिल और
implementation of प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के लिए गवर्नर जो है आपका बिल रिलीज करता है। अब यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है उस बिल में कोई भी काम कर सकता है, असेंट भी कर सकता है, कोई भी वीटो यूज कर सकता है, चाहे वो वीटो सब्स्टिट्यूट हो, चाहे वो पॉकेट हो, चाहे वो सस्पेंशन हो। यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है, क्या ट्विस्ट है? सस्पेंसिव वीटो का यूज रिप्रेजेंटेटिव किया जा सकता है मनी बिल में। यानी कोई बिल पे रिप्रेजेंटेटिव मनी बिल पे प्रेसिडेंट जो है, अगर गवर्नर में कोई भी मनी बिल जो है प्रेसिडेंट की स्वीकृति के लिए रिजर्व कर रखा है, प्रेसिडेंट की परमिशन के लिए रिजर्व कर रखा है, तो अगर वो मनी बिल है फिर भी वो रिलेटेड मनी बिल सस्पेंशन वीटो यूज कर सकता है और किसी भी बिल में पॉकेट का कुछ भी ऐसा कुछ भी यूज कर सकता है। उसके लिए कोई वो नहीं है, फाउंडेशन नहीं है। तो ये बात बता रहा हूँ, प्रेसिडेंट के लिए कोई फाउंडेशन नहीं होती है। यूज करने के लिए कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। प्रेसिडेंट को किसी भी तरह का कोई फाउंडेशन नहीं में कोई भी या हाई कोर्ट के लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस या हाई कोर्ट के रिस्पेक्ट में कुछ प्रावधान प्रोविजन करता है अगर स्टेट लेजिस्लेचर, तो उस कंडीशन में वो जो है प्रेसिडेंट के लिए विल जरूर रिजर्व करेगा, करना ही पड़ेगा। मतलब गवर्नर बाउंड है प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करने के लिए, लेकिन अंडर आर्टिकल 200 गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर है। 200 है डिस्क्रिशनरी पावर है, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। रिजर्व अब यहाँ पे उसके पास डिस्क्रिशनरी पावर है, लेकिन 201 में बताया गया है जो कि वहां पे उसको बिल कुछ कंडीशंस दी, वहां पे रिजर्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो तो आगे चलते हैं 201 से। अब बस ज्यादा नहीं, गवर्नर का लास्ट पॉइंट हम लिखेंगे आज, डिस्क्रिशनरी पावर्स। अब डिस्क्रिशनरी पावर्स प्रेसिडेंट से मोर देन प्रेसिडेंट, ऐसा आप ब्रैकेट में लिख देते हैं, गवर्नर हैज मोर discretion as compared to president. Governor has more discretion as compared to president. अब देखो डिस्क्रिशनरी पावर गवर्नर की एक्चुअली में दो तरीके की है। वन इज कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन, जो कि प्रेसिडेंट के पास नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन, डिस्क्रिशनरी पावर। कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर, और दूसरी है आपकी डिस्क्रिशनरी पावर।
अब कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आर्टिकल 200, इसमें विल कैन बी रिजर्व। अच्छा, डिस्क्रिशनरी पावर में should not act on advice of काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे एक्ट नहीं करेगा, ये होता है डिस्क्रिशनरी पावर। ठीक है, 200 में क्या दिया, बिल कैन बी रिजर्व्ड। तो 201 में है ना रिजर्वेशन, उसमें डिस्क्रिशनरी नहीं है। आपने 201 को और 200 को समझ नहीं पाया मुझे लग रहा है। तो 200 में डिस्क्रिशन है इसके पास, किसके पास, गवर्नर के पास, कि वो प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो ये डिस्क्रिशनरी पावर हुई ना। अब 200 में तो लिखा है करेगा ही करेगा रिजर्व। 2001 में क्या लिखा है? ओके सर, है ना, वो वहां पे कंफर्म है करेगा ही करेगा ना। वो ऐसे बिल्स हैं जो करेगा ही करेगा। 200 में क्या लिखा है कि कर भी सकता है। तो 200 वाली डिस्क्रिशनरी पावर हुई, 201 वाली डिस्क्रिशनरी पावर नहीं हुई। बिल कैन बी रिजर्व फॉर consideration of president। 356 को भी आपको पता है, रिकमेंडेशन फॉर प्रेसिडेंट्स रूल। रिकमेंडेशन फॉर प्रेसिडेंट्स रूल। इसके अलावा बस 213 भी कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कशन मान सकते हो कि किसी ऑर्डिनेंस को भी रिजर्व कर सकता है प्रेसिडेंट के लिए। ये तो रही कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर। अब इसके पास है डिस्क्रिशनरी पावर। क्या क्या है? तो डिस्क्रिशनरी पावर पहले तो, अगर वैसे तो 163 में क्या लिखा है, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाएगा, इसका हेड सीएम होगा अपनी एड एंड एडवाइस के लिए। तो यहाँ पे अगर कोई मेजॉरिटी प्रूव नहीं कर पा रहा है तो उसमें ये किसी को भी आपका जो है सीएम बना सकता है उस कंडीशन में। नॉट डिफाइंड मेजॉरिटी, अगर मेजॉरिटी डिफाइंड नहीं है तो ठीक है, ये इसका अदर डिस्क्रिशनरी है ना, ये इनडायरेक्ट डिस्क्रिशनरी पावर में आएगा, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास भी ये डिस्क्रिशनरी पावर है ना? और जो है कभी भी किसी भी टाइम जो है आपका विधानसभा या विधान परिषद एंड विधान परिषद को क्या कर सकता है, समन कर सकता है। ज्वाइंट सिटिंग के लिए हाउस के लिए समन कर सकता है ना? तो ये भी डिस्क्रिशनरी पावर है। ठीक है, तो ये कुछ डिस्क्रिशनरी पावर है जो याद रखनी है आपको। बस ये हो गया आपका गवर्नर। यहीं तक गवर्नर था हमारा।